अब आप इन आधी अधूरी खबरों की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश से जुड़े कई हाई प्रोफाइल केसेस की सुनवाई कर रहे हैं और इसीलिए वो कई बार न्यायपालिका को फिक्स करने का षड्यंत्र रचने वाले गैंग के निशाने पर वो आ जाते हैं। अब जरा पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम पर आप नजर डालिए। हम आपको क्रमबद्ध तरीके से 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की घटनाओं का पूरा ब्यौरा देंगे और इन घटनाओं में छिपे उन संकेतों की बात करेंगे जो आपको ये बताएंगे कि भारत की न्यायपालिका पर किस तरह के हमले हो रहे हैं। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली एक पूर्व महिला कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को हलफनामे के साथ अपनी एक शिकायत भेजी। इस महिला ने आरोप लगाए कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पहले उसके परिवार के एक सदस्य को सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलवाई और फिर इसके बदले में उसका शोषण करने की कोशिश की। इसके बाद अगले ही दिन यानी 20 अप्रैल को इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज कुछ खास चुने हुए मीडिया संस्थानों के पास पहुंचा दिए गए। इन दस्तावेजों को लीक कर दिया गया। एक खास विचारधारा वाली कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने एक साथ इस पूरी घटना को विस्तार से प्रकाशित किया, इसे बहुत बड़ी हेडलाइन बना दिया। इसके बाद इन खबरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इनमें से ज्यादातर न्यूज वेबसाइट्स वही हैं जो रफाल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में लेख प्रकाशित करती रही हैं। इनमें से भी प्रमुख रूप से 4 न्यूज वेबसाइट्स ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ एक सधे हुए ऑपरेशन की तरह योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया। इन 4 वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट को देश के 2 वरिष्ठ वकील फंड करते हैं, यानी इन्हें पैसा देते हैं। अब यह समझिए कि आरोप लगने के बाद चीफ जस्टिस ने क्या किया। उन्होंने भी आरोप लगने के अगले ही दिन शनिवार 20 अप्रैल को कोर्ट के अवकाश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक स्पेशल बेंच का गठन कर दिया। वो खुद इस बेंच को हेड कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने महिला के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए मीडिया इस खबर को न छापे, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की कोशिश की गई है। उन्होंने पत्रकारों से यह आग्रह किया कि वो महिला के आरोपों की पुष्टि हुए बिना इस खबर को प्रकाशित न करें। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप इसलिए लगाए गए हैं ताकि वो दबाव में आ जाएं और अगले हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण और बड़े मामलों की सुनवाई प्रभावित हो जाए। चीफ जस्टिस ने मीडिया से तो यह अपील की। मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इस अपील को मान भी लिया, लेकिन जिस हिस्से की बात हम आपको बता रहे हैं, कुछ खास मीडिया का जो हिस्सा है और कुछ खास वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इस अपील को नहीं माना और उन्होंने जोर शोर से इस मामले का प्रचार करना शुरू कर दिया। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कौन कौन से महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने वाले हैं, इससे आपको अंदाजा आएगा। इनमें सबसे बड़ा मामला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने रफाल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोला था। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया हुआ है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब यह कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कब यह कहा कि चौकीदार चोर है या प्रधानमंत्री ने रफाल मामले में कुछ गड़बड़ की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पर चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ फिल्म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर भी सुनवाई होनी है। और रफाल मामले की सुनवाई तो आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसके अलावा अयोध्या मामला भी सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच इस पूरे मामले में 20 अप्रैल को ही एक वकील की एंट्री हुई। इस वकील का नाम है उत्सव बैंस। उन्होंने 20 अप्रैल को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़ित महिला का केस लड़ने और चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी। जब मामला मीडिया में ज्यादा बढ़ा तो इस वकील ने अपना दावा पुख्ता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को एक हलफनामा दायर किया और इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की। अपने हलफनामे में उन्होंने लिखा कि 4 अप्रैल की शाम को उनके कार्यालय में अजय नाम का एक व्यक्ति आया था। उसने खुद को चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला का रिश्तेदार बताया।
ये महिला सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पर काम करती थी। उसकी पोस्टिंग बाद में चीफ जस्टिस के सरकारी आवास पर बने दफ्तर में कर दी गई थी। उत्सव बैंस ने दावा किया कि पहले इस व्यक्ति ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महिला का केस लड़ने के लिए 50 लाख रुपए देने की बात की, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो महिला के रिश्तेदार ने चीफ जस्टिस को फंसाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। ऐसे में वकील उत्सव बैंस को यह मामला कुछ संदिग्ध नजर आया और उन्होंने महिला का केस लेने से इनकार कर दिया। उत्सव बैंस ने अपने हलफनामे में 47 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अदालतों में गलत तरीके से अपने हक में फैसला करवाने के लिए कुछ लोग फिक्सर के रूप में सक्रिय हैं। ऐसे कई लोग चीफ जस्टिस के खिलाफ भी साजिश रच रहे हैं। उत्सव बैंस ने हलफनामे में 19 अप्रैल की एक घटना का जिक्र किया जब उन्हें एक विश्वसनीय व्यक्ति ने बताया कि एक उद्योगपति ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हक में फैसला कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। इस वजह से उसे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद वो उद्योगपति आपराधिक छवि वाले एक व्यक्ति जिसका नाम रोमेश शर्मा है, रोमेश शर्मा की मदद से चीफ जस्टिस को यौन उत्पीड़न के केस में फंसाकर उन्हें उनके पद से हटाना चाहता है। उत्सव बैंस के मुताबिक रोमेश शर्मा के अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। उत्सव बैंस ने अपने हलफनामे में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, कैश फॉर जजमेंट फिक्सर्स क्लब, यानी एक ऐसा क्लब जो मन चाहे अदालती फैसले करवाने के लिए कैश में डील करता है, नकद पैसा लेता है। 24 और 25 अप्रैल को भी इस मामले की सुनवाई हुई। 24 अप्रैल को उत्सव बैंस ने सुनवाई शुरू होते ही सबूत के तौर पर कई दस्तावेज, सीसीटीवी वीडियो, अपना हलफनामा सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखा। तीनों जजों ने इन दस्तावेजों को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन दस्तावेजों में लिखी बातें सही हैं तो फिर यह मामला बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप जो भी सबूत या दस्तावेज कोर्ट को देंगे वो आप खुद टाइप करके देंगे, खुद टाइप करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ बातों को लीक कर देता है, इसलिए अपने निजी स्टाफ पर भी भरोसा ना करें। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में स्थिति ऐसी आ गई है कि जजों को अपने खुद के निजी स्टाफ पर भी भरोसा नहीं है और उन्हें लगता है कि जब निजी स्टाफ कोई ऑर्डर टाइप करेगा या कुछ लिखेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की जा सकती है। इसलिए उन्होंने उत्सव बैंस को कहा कि आप खुद टाइप कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हाल ही में उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोर्ट के स्टाफ ने ही गलत टाइप करके जारी कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 24 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, सीबीआई के डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाया गया। तीनों जजों ने उत्सव बैंस के दस्तावेजों को लेकर इन अधिकारियों के साथ चर्चा की। 25 अप्रैल को भी इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्सव बैंस के दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस A.K. पटनायक को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि आईबी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस इस जांच में जस्टिस पटनायक का पूरा सहयोग करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि चीफ जस्टिस पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की एक इन हाउस कमेटी अलग से करेगी और इस कमेटी में 3 जज होंगे। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जो आप सबको आज सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि पैसे वाले और प्रभावशाली लोग सोचते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं, लेकिन यह अदालत पैसे और पॉलिटिकल पावर से नहीं चलाई जा सकती। हम साफ कर देना चाहते हैं कि ऐसे लोग न्यायिक प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते। जस्टिस अरुण मिश्रा यही नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना तो हम बचेंगे और ना ही ये संस्था बचेगी। हम अक्सर सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग हो रही है। ये बंद होनी चाहिए। ये लोग नहीं जानते कि ये आग से खेल रहे हैं। अब समय आ गया है, हम चुप नहीं बैठेंगे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ये टिप्पणी करनी पड़ रही है तो स्थिति कितनी गंभीर होगी। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां बहुत गंभीर हैं। अगर न्यायपालिका ही नहीं रहेगी तो भारत का लोकतंत्र लाचार हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मीडिया की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाए। आज हम ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे जो न्यायपालिका और इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके मन चाहे केसेस में उनके पक्ष का फैसला नहीं सुना रहा।
ये बुद्धिजीवियों और वकीलों का एक पूरा सिंडिकेट है जिसका संबंध राजनीतिक दलों से भी है और इनकी पहुंच न्यायपालिका में बहुत अंदर तक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोग न्यायपालिका के अंदर राजनीतिक दलों के एजेंट की तरह काम करते हैं। ये लोग अपने राजनीतिक एजेंडे पर अदालत की मोहर लगवाने में जुटे रहते हैं। कुल मिलाकर ये लोग अपनी मनमर्जी की न्यायपालिका चाहते हैं जिसमें हर फैसला उनके मन मुताबिक हो। इस वर्ष रफाल के मामले पर सरकार को दी गई सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट ने इस रैकेट को बहुत नाराज कर दिया था। ये लोग बहुत दुखी थे और अब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के नोटिस ने भी इस रैकेट के क्रोध को और बढ़ा दिया है। आपको याद होगा इसी रैकेट ने पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ भी मुहिम चलाई थी। अप्रैल 2018 में विपक्ष के 64 सांसदों ने दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे। विपक्ष के सांसदों ने यह प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन को सौंपा था, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने प्रस्ताव को निराधार बताकर खारिज कर दिया था। उस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को भी ऐसे ही दबाव में डालने की कोशिश की थी और चेतावनी दी गई थी कि अगर आप महत्वपूर्ण फैसलों पर हमारे पक्ष में फैसले आपने नहीं दिए तो आपको ऐसे ही बदनाम किया जाएगा। इस रैकेट में कुछ एनजीओ और जनहित याचिकाएं लगाने वाला एक पीआईएल गैंग भी शामिल है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन लोग हैं। आप मुझे यकीन है आप समझ जाएंगे जो बात बात पर अदालत में पीआईएल लगाते हैं, अपने आप को एनजीओ चलाने वाला बताते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं। इन लोगों ने अदालत में याचिकाएं दायर करके विकास से जुड़े मामलों को रुकवाने का एक नया धंधा चलाया है। कुछ एनजीओज ने तो देश में काम रोको आंदोलन ही चला रखा है। ये लोग किसी भी तरह देश के हर प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, पूरी व्यवस्था को ब्लैकमेल करते हैं। इनके राजनीतिक दलों से संबंध है, इनके बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से संबंध है और बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो इंडस्ट्री में जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं उन्हें उनके प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों का भारत के राष्ट्रीय हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग भारत की न्यायपालिका के नाम पर पैसा कमाने की भी कोशिश करते हैं। आजकल आपको हर 5 स्टार होटल में ऐसे दलाल और बिचौलिए मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फ्रेंडली बेंच बनवा सकते हैं और बेंच की फिक्सिंग करवा सकते हैं। आपका केस एक बहुत ही फ्रेंडली बेंच के पास दे सकते हैं। ये लोग कोर्ट के फैसले को अपने क्लाइंट के पक्ष में करने की गारंटी देते हैं और ये दावे भी करते हैं कि कोर्ट में उनकी जबरदस्त सेटिंग है और वकीलों के जरिए और जजों के जरिए वो केसेस को फिक्स कर सकते हैं। दिल्ली के किसी भी बड़े 5 स्टार होटल की लॉबी में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। यही बात वकील उत्सव बैंस ने भी अपने हलफनामे में कही है और जस्टिस अरुण मिश्रा की तल्ख टिप्पणी भी इसी तरफ इशारा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप लगाने का यह सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले वर्ष 2007 में पूर्व चीफ जस्टिस वाई.के. सबरवाल पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। जस्टिस सबरवाल नवंबर 2005 से जनवरी 2007 के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद मई 2007 में एक अखबार ने उनके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। अखबार में उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों वाले लेख लगातार प्रकाशित किए गए। जस्टिस सबरवाल पर आरोपों का आधार यह था कि जब वो चीफ जस्टिस रहे तब रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले उनके दोनों बेटों को व्यावसायिक लाभ मिला था। आरोप लगाने वालों ने कहा कि दिल्ली में सीलिंग से जुड़े जस्टिस सबरवाल के आदेशों की वजह से उनके बेटों को बहुत लाभ मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उनके बेटों को प्लॉट्स आवंटित किए जाने को भी भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा गया। उस वक्त उन पर आरोप लगाने वाले लोगों में सबसे आगे शांति भूषण थे। जी न्यूज की लाइब्रेरी में आज भी वो पुराने बयान मौजूद हैं जिनमें जस्टिस वाई.के. सबरवाल पर ये आरोप लगाए गए थे। आज हमने अपनी लाइब्रेरी से जस्टिस सबरवाल का वो बयान निकाला है जो उन्होंने जी न्यूज पर उस समय दिया था। वो बयान आज आपको देखना चाहिए और उस वक्त जो लोग थे उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा था ये आपको देखना चाहिए। एक ही बात कॉमन है 2019 में और 2008 में, वो ये कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर षड्यंत्र के जरिए दबाव डाला जाता है और उस समय भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन पर दबाव डालने की कोशिश की जाती थी कि वो सावधान रहें, जैसा ये गैंग कहता है वैसे वैसे करते रहें, नहीं तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। किसी की कमर्शियल वेंचर के लिए
कि कोई अपने फायदे के लिए उसमें कोई बिजनेस चलाना चाहता है या मॉल बनाना चाहता है या कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहता है, उसको सस्ते दाम पे देने की क्या जरूरत है? और ये कैसे हुआ कि क्या सारी दुनिया में इन्हीं के लड़के रह गए थे कि इनको इतने इतने बड़े इतने सारे प्लॉट दे दिए गए क्योंकि उनके बाप सुप्रीम कोर्ट के जज थे या चीफ जस्टिस थे? तो इसमें समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस, थोड़ी सी कोई बुद्धि लगाए तो समझ में आ जाएगा कि भाई हर गवर्नमेंट को ये होता है कि भाई चीफ हमारे मैटर्स आएंगे। अब इनके मुलायम सिंह के भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे, अमर सिंह का वो टेप का मैटर था ही, तो उसमें अपना फायदा लेने के लिए वो तो उनको ओब्लाइज करेंगे ही। उसको इन्वेस्टिगेट करके और सबूत ढूंढ के और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उनके खिलाफ केस चलाए, ये मांग है हमारी। लेकिन अब सरकार चलाएगी कि नहीं? सरकार में ज्यादातर लोग करप्ट होते हैं, कुछ है ईमानदार उसमें भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम पॉलिटिशियंस आर करप्ट। तो वो देखते हैं हम भी अपना करप्शन करें, इनको भी करने दो, ठीक है। उस जमाने में शांति भूषण ने आरोप लगाए थे और अभी आपने जो उनका बयान सुना यही आरोप है। इन आरोपों पर जस्टिस सबरवाल लंबे समय तक पहले तो चुप रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। तब उन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए देश के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज को चुना। तब उन्होंने जी न्यूज पर आकर क्या कहा था, ये आज आपको सुनना चाहिए ध्यान से। उस जमाने के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के क्या कह रहे हैं, अब आप सुनिए। My worry is not as much about my pain and agony, but is that if judiciary is tried to be overawed by these types of public verdicts by few self-styled campaigners of accountability, what would be the future of independence of judiciary? If such attempts succeed, the entire edifice of independence of judiciary may crumble. It is unfortunate that those who make concerted efforts to tarnish the image of judiciary labor under a belief that those who do not agree with their viewpoints are interested in promotion of corrupt judges. The self-styled protectors of credibility of judicial institution have at least a responsibility to public to give them correct information and not false or half-baked truth. Are they not subject to any accountability? Perhaps they feel they are not. I am reminded of Mark Twain, who said, "A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes." How aptly it applies here, I will leave it to your judgment. I am very optimistic. Judges would continue to serve the nation with independent, bold and fearless approach and will continue to uphold the Constitution and the laws. आज हमने इस मामले पर काफी रिसर्च किया और इस दौरान हमें जी न्यूज की लाइब्रेरी में उस दौर के कई बड़े और महत्वपूर्ण बयान मिले जो सीधे इस मामले से जुड़े हुए हैं। तब वरिष्ठ वकीलों और कानून के विशेषज्ञों ने न्यायपालिका पर अपने मूल्यवान विचार जी न्यूज के साथ शेयर किए थे। इनमें से बहुत सारे लोग आज भी भारत की राजनीति और न्यायपालिका में सक्रिय हैं। ये बयान जरूर पुराने हैं, लेकिन जब आप आज इन्हें सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आज की ही बात कर रहे हैं। कोई अगर ये कहे कि आप कानून का पालन करो, इसमें आप करप्ट मोटिव ढूंढते हैं कि ये उन्होंने क्यों किया। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके बेटों के पास जो प्रॉपर्टी थी वो सब कानून के दायरे में थी, तो उनका फायदा हो गया। और अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड जज है और आपको लगता है कि उसने आदेश गलत पास किए थे किसी कारण की वजह से, तो आप याचिका लेकर न्यायपालिका के सामने जाइए कि इस आदेश को रद्द किया जाए। वो तो पूरा अधिकार न्यायपालिका के पास है। उस समय न्यायपालिका यह तय करेगी कि आपका आरोप सच्चा है कि झूठा है। सच्चा है तो उस आदेश को रद्द कर देगी, झूठा है तो कंटेम्प्ट में आपको जेल भेज देगी। यह तो इसकी ईमानदारी की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना यह तरीका बना लिया है कि हिट एंड रन करते रहिए, एक दो फ्रेंडली मीडियाज में इसको छपवाते रहिए, आधे अधूरे आरोप छपाते रहिए, एक शक की सुई घूमती रहे और उसके सच्चाई और प्रमाण कभी तय ना हो पाए। इंडिविजुअल जजेस को टारगेट करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये लोग भयभीत करते हैं जुडिशरी को, और अगर जुडिशरी भयभीत हो गई किसी कारण से भी तो उस जुडिशरी का क्या हाल होगा देश में। तो हमको सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए कि जिसके तहत छानबीन का तरीका हो, और उसके लिए हमने सहमति करके नेशनल जुडिशियल काउंसिल बिल लिया है, इसी काम के लिए लिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक बहुत वैल्यूएबल राइट है मीडिया के पास भी।
बहुत इंपॉर्टेंट राइट है ये, और मीडिया की ड्यूटी बनती है कि पब्लिक परसेप्शन की चीजें पब्लिक में लाए। लेकिन एक और ड्यूटी भी है मीडिया के ऊपर, टू यूज सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड प्रॉपर वेरिफिकेशन बिफोर ब्रिंगिंग द थिंग्स टू द पब्लिक डोमेन एंड नॉट टू डू सो इन पेंडिंग मैटर्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिसाइडेड मैटर्स एंड पेंडिंग मैटर्स। जब तक आपके पास ये आंकड़े ना हो कि देखिए एक पर्टिकुलर जज ने किसी आदमी से मिल मिला के साठ गांठ करके ऐसी एक जजमेंट दी कि जिसका फायदा इमीडिएट किसी को हुआ, पूरी एक चेन या लिंक हो, या तो वो हो, ये बिल्कुल ऐसी हवा की जनरल एलिगेशन, ये एक्चुअली इंस्टीट्यूशन को हार्म करती है। ट्रॉमा यानी एक आदमी जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, बॉम्बे के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। बड़े अहम फैसले इन्होंने सुनाए, हमारे फॉरेस्ट केस में अहम फैसले सुनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अहम फैसले सुनाए हैं। इन्होंने 9 जजेस बेंच हेड की जो पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव लॉज, उस पर फैसला सुनाया। इन्होंने बिहार के असेंबली में फैसला सुनाया। इतने बड़े बड़े फैसले सुनाए हैं इन्होंने, और आज उनको इस किस्म के घटिया आरोपों के खिलाफ अपनी आप की सफाई देनी पड़े, ये समझने वाली बात है कि उनके दिल पे क्या बीती होगी। कुछ चंद आदमी अपने स्वार्थ के लिए उठा के हर जज के खिलाफ कोई न कोई चर्चा करें, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। उसमें पूरी जुडिशरी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है और लोगों का विश्वास उठ जाता है जुडिशरी से अगर इस बात को खंडन ना किया जाए और इस बात की निंदा ना की जाए। तो कोई भी आदमी, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा, चाहे फॉर्मर मिनिस्टर हो, चाहे कोई सीनियर एडवोकेट हो, उसको ये बात वाजिब नहीं है कि हर चीज को अपना एक पर्सनल चीज बना के उसको आप अटैक करो, क्योंकि जज तो अटैक नहीं कर सकते किसी पर, वो तो हम लोगों की तरफ देखते हैं। तो इसलिए मैं तो इस बात की घोर निंदा करता हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत जजेस के खिलाफ कोई भी बात हो, उसकी जानकारी हो, उसकी छानबीन हो, और वही लोग करें जो उनके कोलीग्स हैं। गलत काम हुआ है तो ठीक मंच पर जाकर उसको सही करवाना, उससे भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन अगर सही काम हुआ है तो उस पर झूठ आरोप लगाना, उससे प्रतिष्ठा कम होती है। और मैं इसीलिए मानता हूं कि अगर आपको अपने आरोपों में इतना विश्वास है तो आप न्यायपालिका के सामने जाकर उसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध हो जाए तो अच्छा है, झूठ हो जाए तो आप जेल जाइए। आज हमने आपको जो बयान दिखाए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस वाई के सबरवाल और जस्टिस आदर्श सेन आनंद के बयान भी थे। हम यहां ये स्पष्ट कर दें, इन दोनों की अब मृत्यु हो चुकी है। जस्टिस सबरवाल की मृत्यु वर्ष 2015 में हुई थी और जस्टिस आदर्श सेन आनंद की मृत्यु वर्ष 2017 में हुई थी। लेकिन उनकी बातें आज भी हमारी वीडियो लाइब्रेरी में वैसे ही सुरक्षित हैं जो हमने जी न्यूज गोल्ड के जरिए देश के सामने, आपके सामने रखी हैं। और उनकी बातों को, भले ही ये 2007 का बयान है, लेकिन आज भी जब आप इन बयानों को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आज के हालात के बारे में है, क्योंकि हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे 2008 में थे, बल्कि ये कहिए कि और बदतर हो गए हैं। भारत में हर दौर में न्यायपालिका पर इस तरह के संकट आते रहे हैं। ऐसे आरोप पहले भी लगाए गए हैं, लेकिन हर बार न्यायपालिका इन आरोपों की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुई है। इस विश्लेषण के अंत में हम ये भी कहेंगे कि राजनीति के रिमोट कंट्रोल के बटन चाहे जितने भी जोर से दबाए जाएं, उनका असर न्यायपालिका पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। न्यायपालिका को किसी भी दबाव से स्वतंत्र होना चाहिए और यही लोकतंत्र की आजादी की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे देश में राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया और बुद्धिजीवियों का एक ऐसा नेक्सस बन चुका है जिसने सीबीआई को नहीं छोड़ा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं छोड़ा, चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा, भारतीय सेना को नहीं छोड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट ही बचा था और अब इनके निशाने पर सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है। इसलिए अलग अलग षड्यंत्रों के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट वही करे जो इन्हें सूट करता है। और आप सब जानते हैं आज देश में आप सब सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं। और